एक से कम हो गया, तो ये पूछा है कि एक से थोड़ा अधिक किसका होता है, तो पैरा मैग्नेटिक मटेरियल का। नॉन मैग्नेटिक क्या होता है, ऐसा कोई पदार्थ नहीं होता जो नॉन मैग्नेटिक है, ऐसा कोई पदार्थ नहीं है, ऐसा कोई पदार्थ नहीं होता है जो हमारे पास नॉन मैग्नेटिक होता है, ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जो नॉन मैग्नेटिक होता है, ठीक है। ओके जी, ऐसा कोई पदार्थ होता है कि जो नॉन मैग्नेटिक है ना जीना, ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जो नॉन मैग्नेटिक होता है। चलो भाई, यहां तक तो मैंने अपेक्षित चुंबकशीलता के बारे में और इनके बारे में पूरी आराम से चर्चा कर ली, कोई दिक्कत नहीं। म्यू आर का मान 1 से अधिक 1000 तक होता है, प्रति चुंबकीय म्यू आर का मान कहता है 1 से कम होता है, अचुंबकीय में नॉन मैग्नेटिक ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जो हमारे पास अनुचुंबकीय पदार्थ हो। बढ़िया बात। चलो जी, अगला मान है, निम्नलिखित में से क्या एक नरम चुंबक का उदाहरण है, बताइए। नरम चुंबक का यानी सॉफ्ट मैग्नेट का कौन सा उदाहरण है जो हमारे पास सॉफ्ट है, सॉफ्ट मैग्नेट का कौन सा उदाहरण है। अब सॉफ्ट मैग्नेट तो क्या होता है कि ऐसे तो कोई सीधा सॉफ्ट मैग्नेट नाम होता नहीं है, यानी ऐसा जो धारा पर निर्भर करता है, जिसका मान किस पर निर्भर करता है भाई, धारा पर, और धारा पर निर्भर करता है तो वो हमारे पास क्या हो गया भाई, विद्युत चुंबक हुआ। तो ये हमारे पास विद्युत चुंबक हो गया। विद्युत चुंबक हमारे पास क्या कहलाता है, अस्थायी चुंबक कहलाता है। विद्युत चुंबक हमारे पास क्या कहलाता है, तो आप कहेंगे अस्थायी चुंबक कहलाता है, लेकिन इसकी चुंबकशीलता क्या होती है कि आप कितनी भी बढ़ा सकते हैं, जैसे जैसे धारा का मान बढ़ाओगे इसकी चुंबकशीलता का मान बढ़ेगा, धारा का मान घटाओगे तो चुंबकशीलता का मान घटेगा, यानी कि इसकी चुंबकशीलता को आप सर्वाधिक आराम से आसानी से कर सकते हैं। तो ये नरम चुंबक सॉफ्ट मैग्नेट वही होगा, क्योंकि हम लिखते हैं अस्थायी चुंबक में नरम लोहे का तार प्रयोग में लिया जाता है। कौन सा लिया जाता है, नरम लोहे का। पूछे एल्नी को है क्या, तो आप कहेंगे ना जी ना, एल्नी को तो हमारे पास मिश्र धातु के द्वारा बना हुआ है। हाँ जी, मिश्र धातु का बना हुआ है। ये हमने आज ही लिखा था आते ही कि ये कौन सा चुंबक है, तो आप कहेंगे सर ये तो स्थायी चुंबक है। स्थायी चुंबक में सबसे पहले वरीयता किसको देते हैं, इसको एल्निक को सबसे पहले वरीयता देते हैं। किस में देते हैं, तो आप कहेंगे स्थायी चुंबक के अंदर इसको वरीयता देते हैं। इस चुंबक में इसको देते हैं एल्कोमिक्स है, तो वो भी कर लेते हैं। पूछे सिलिकॉन लोहा क्या है, तो मैं कहूंगा भाई सिलिकॉन लोहा है ना एक अस्थायी चुंबक है। आप कहेंगे सर लोहा नाम आ गया, आप कैसे बोल रहे हो, अस्थायी चुंबक कैसे हो सकता है। मैं आपको इतना सा बताऊं कि आप बताइए मोटर की कोर में कौन सा काम लिया जाता है, मोटर की कोर में यानी कि क्रोड में किसका प्रयोग है, तो आप कहेंगे सिलिकॉन लोहा का। क्रोड में किसका प्रयोग है, सिलिकॉन लोहा का। और ये मोटर की क्रोड में काम लोगे विद्युत चुंबक लोगे, स्थायी चुंबक काम लोगे, तो आप कहेंगे विद्युत चुंबक लेंगे। तो विद्युत चुंबक ही हमारे पास कौन सी होती है, नरम चुंबक है। इसका मतलब है सिलिकॉन लोहा हमारे पास अस्थायी चुंबक के रूप में कार्य कर रहा है। किसके रूप में कार्य कर रहा है, अस्थायी चुंबक के रूप में कार्य कर रहा है। यही मामला नहीं है, ठीक है। टंगस्टन इस्पात और सही इस्पात नहीं है, सिलिकॉन स्टील है जो हमारे पास इसके रूप में कार्य कर रहा है। एक आता है हमारे पास क्यूरी तापमान, एक कौन सा तापमान होता है भाई, क्यूरी, मैडम क्यूरी ने दिया था क्यूरी तापमान। अब क्यूरी तापमान का मान तो मुझे याद है नहीं, तो आप बताएंगे, मैं आपको इतना समझा दूं क्यूरी तापमान होता क्या है। आप ऐसे सिंपल है, क्यूरी तापमान किसे कहते हैं, वह ताप जहां पर लोहा चुंबकीय पदार्थ किसमें बदल जाए, अनुचुंबकीय पदार्थ। इसका मतलब है तापमान बढ़ाने पर हमारे पास चुंबकशीलता का मान क्या होगा भाई, तो आप कहेंगे तापमान बढ़ाने पर चुंबकशीलता का मान है जो घटेगा। क्यूरी ताप कौन सा होगा, क्यूरी ताप वो होगा कि तापमान बढ़ाया तो लोहा चुंबकीय पदार्थ जो है, लोहा चुंबकीय पदार्थ किसमें बदल जाएगा, अनुचुंबकीय पदार्थ में बदल जाता है। वो हमारे पास क्या कहलाता है, क्यूरी ताप कहलाता है। वो हमारे पास क्या कहलाता है, तो आप कहेंगे सर वो हमारे पास क्यूरी ताप कहलाता है। चलो भाई, अब इसका मान के बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला मान आया कोबाल्ट। कोबाल्ट का हमारे पास होता है 1127 डिग्री सेल्सियस होता है। जो बाद में आता है लोहा, लोहा का होता है 770 डिग्री सेल्सियस होता है। और फिर आता है आपके पास निकल, निकल का 354 डिग्री सेल्सियस होता है। क्या यही मान होता है, और अब आता है इसका केल्विन में, तो ये तो हो जाता है 1400 केल्विन। कितना हो जाता है भाई, 1400 केल्विन हो जाता है। और 770 है तो ये हमारे पास क्या हो जाता है, 1043 हो गया क्या भाई, 1043 केल्विन है। और ये कितना हो जाएगा भाई, 600, नहीं 600, 356 नहीं, पता 627 होता है, नहीं 627 नहीं था, हाँ 354 ना, 1170 है, 770, 1127 है, 1127 है कोबाल्ट से, 358 है ना, हाँ ये हो सकता है। 58 8 3 11 1 हो जाता है, तो कितना हो जाएगा, 273 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 1 5 7 12 1 13 3 तो 5 630, ये तो नहीं था, 4 घटो 630, 4 घटो 627, 627 था भाई, 354 करो, सही है, गड़बड़ नहीं है, 627 है, करेक्ट है। तो ये कोबाल्ट का, एक लोहा का और एक निकल का। ये तापमान कौन सा कहलाता है, क्यूरी तापमान, क्योंकि तापमान बढ़ोगे पदार्थ की चुंबकशीलता घटेगी। तो लोहा चुंबकीय पदार्थ किसमें बदल जाएगा, तो लोहा चुंबकीय पदार्थ हमारे पास अनुचुंबकीय पदार्थ में बदल जाएगा। ओके जी, ठीक है। अगला है निम्न पदार्थों पर विचार कीजिए। बिल्कुल हम पूरा पूरा विचार करेंगे, विचार करने के लिए आए हैं आज। चुंबकीय पारगम्यता के घटते क्रम में इन पदार्थों का सही क्रम क्या है। पारगम्यता घटते क्रम में देखो कि निकल है हमारे पास फेरोमैग्नेटिक है, तो ये तो फेरो, इसका तो मान होगा ज्यादा। और रजत और ऑक्सीजन और एल्यूमिनियम, देखो ऑक्सीजन और एल्यूमिनियम तो कन्फर्म है कि पैरा होता है, ये तो कन्फर्म है पैरा होता है। और ये हमारे पास आता है लगभग डाया के आसपास, क्योंकि तांबा और चांदी उसमें आता है। तो सबसे कम तो करो रजत को, तो आपको क्या लिखता है घटते क्रम में, घटते क्रम में सबसे कम आना 2 नंबर, ये रहा 2 नंबर सबसे कम। सबसे पहले आना निकल 1 नंबर, तो 1 4 3 2, 1 4 3 2, बस 1 नंबर 2 नंबर को हमने पकड़ लिया तो हमारे पास उत्तर आ गया। 1 नंबर 2 नंबर पकड़ते क्या गया, उत्तर 1 4 3 2, इसी प्रकार आएगा हमारे पास। निकल हमारे पास कौन सा मेटल है, फेरोमैग्नेटिक। अच्छा फेरो हमारे पास कौन सा होता है, ये भी ध्यान रखो भाई। जब हमारे पास इस प्रकार से चुंबकशीलता है तो ये हमारे पास क्या कहलाता है, तो आप कहेंगे सर ये हमारे पास फेरोमैग्नेटिक, यानी चुंबकशीलता एक ही दिशा में हो। तो ये हमारे पास यदि इस प्रकार से विपरीत दिशा में हो तो ये हमारे पास क्या होगा, एंटी फेर होता है। तो ये हमारे पास क्या होता है भाई, तो आप कहेंगे ये हमारे पास एंटी फेर हो जाता है, ठीक है, एंटी फेर हो जाता है। और यदि हमारे पास जितना प्लस मतलब ऊपर के उतना ही विपरीत दिशा में, तभी एंटी फेर है। जितना ऊपर है उतना नीचे नहीं है, यानी ये चेन है जो कम है तो विपरीत दिशा में, लेकिन इसका परिणाम एक दिशा में जा रहा है, इसका परिणाम क्या हो रहा था, जीरो। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा भाई, फेरी मैग्नेट, फेरी मैग्नेट है कि नहीं, ओके। चलो
चुंबकीय बल का नियम किसने दिया था? बताइए, लॉ ऑफ मैग्नेटिक फोर्स चुंबकीय बल का नियम है जो, बताइए किसने दिया है? यानी चुंबकीय बल का नियम तो उसने दिया जिसने विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम दिया है। और विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम किसने दिया? तो चुंबकीय प्रेरण का नियम देने वाला एक आदमी जो है माइकल फैराडे। फैराडे है, ये विद्युत अपघटन के नियम भी दिए थे और विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम भी दिए थे। सीवी रमन साहब ने फिजिक्स में नोबेल नोबेल पुरस्कार मिला था, प्रकीर्णन की खोज की थी। न्यूटन ने सफेद किरणों के गुरुत्वाकर्षण की उनकी खोज की थी। कलाम ने भी बताया था, लेकिन कलाम ने जो बताया था वो आवेश के बारे में बताया था। तो ऑप्शन इतने अच्छे दिए हैं कि आपका आंसर वैसे भी आपको किस पर जाता है? मन फैराडे पे जाता है। अच्छा, किसी धारावाही चालक में हमारे पास जो धारावाही चालक पर लगन एफ बराबर क्या होगा? एफ बराबर होगा बी आई एल साइन थीटा। एफ बराबर क्या होगा? तो आप कहेंगे एफ बराबर होगा बी आई एल साइन थीटा। एफ बराबर क्या होगा? बी आई एल साइन थीटा। बी हमारे पास क्या होता है? तो बी हमारे पास हो गया फ्लक्स घनत्व। बी हमारे पास क्या हो गया? फ्लक्स घनत्व हो गया। एल हमारे पास क्या हो गया? एल हमारे पास हो गया चालक की लंबाई। एल हमारे पास हो गया चालक की लंबाई। और हमारे पास आई है प्रवाहित धारा। आई क्या हो गया? प्रवाहित धारा। और जो थीटा है तो हमारे पास साइन थीटा को आप क्या कहेंगे? चालक तथा चुंबकीय क्षेत्र के बीच ज्या कोण। चालक तथा चुंबकीय क्षेत्र के बीच ज्या कोण, यही है कि नहीं भाई? बीच ज्या कोण, यही हमारे पास होता है। बी फ्लक्स घनत्व है, एल चालक की लंबाई है, आई प्रवाहित धारा है। यदि जैसे ही प्रवाहित धारा का मान बढ़ेगा, धारा का मान जितना ज्यादा बढ़ेगा बल उतना ही ज्यादा बढ़ेगा। सबसे ज्यादा प्रभावित इस धारा के कारण ही करता है। सबसे ज्यादा प्रभावित किसके कारण करता है? तो धारा के कारण ही करता है। ओके, चलो भाई। किसी पदार्थ की विमुखता किसके साथ परिवर्तित होती है? बताइए भाई, किसी पदार्थ की द रिलेक्टेंस ऑफ मेटल चेंज विद, मेटेरियल का रिलेक्टेंस है वो किसके साथ चेंज होगा? ये सवाल है, सिंपल सा सवाल है। ओके जी, ठीक है भाई। तो रिलेक्टेंस है वो किसके साथ चेंज होगा, इसके बारे में बताइए भाई। तो आप कहेंगे भाई रिलेक्टेंस के बारे में बात करें। हाँ जी, रिलेक्टेंस के बारे में बात करें। सबसे पहली बात तो रिलेक्टेंस है, इसका प्रतीक क्या है? या तो आर एम लिख दो या एस लिख दो। ज्यादातर जगह क्या लिखा जाता है? एस लिखा जाता है। रिलेक्टेंस हमारे पास क्या होता है? तो आप कहेंगे जैसे रेजिस्टेंस होता है ना, धारा के प्रवाह में बाधा होता है, रेजिस्टेंस होता है। तो फ्लक्स के प्रवाह में बाधा को कौन क्या कहते हैं? तो आप कहते हैं फ्लक्स के प्रवाह में बाधा होता है, फ्लक्स के प्रवाह में जो बाधा होता है उसे हम क्या कहते हैं? रिलेक्टेंस कहते हैं। बात तो ठीक है भाई। तो क्या फ्लक्स के प्रवाह में बाधा को अपन क्या कहेंगे? तो फ्लक्स के प्रवाह में बाधा को हम रिलेक्टेंस कहेंगे। हाँ जी, ठीक बात है। अब आता है फ्लक्स के प्रवाह में तो बाधा हो गई, और फ्लक्स के प्रवाह में बाधा क्या कहलाई? तो आप कहेंगे फ्लक्स के प्रवाह में बाधा रिलेक्टेंस कहलाई। अब रिलेक्टेंस का सूत्र क्या है? एस बराबर होता है एल बटा म्यू नोट म्यू आर ए, ये होता है हमारे पास। ठीक है भाई, तो ये एस बराबर है। अब तो फ्लक्स की लंबाई पर निर्भर कर रहा है क्या? हाँ जी हाँ। तो हमारे पास लंबाई के तो समानुपाती है। ठीक बात है। अनुप्रस्थ क्षेत्रफल पर, बिल्कुल सही बात है, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल के तो व्युत्क्रम अनुपाती है। पूछे एमएमएफ पर, हाँ एक तो ये हुआ, अभी दो पर तो निर्भर कर दिया। एमएमएफ क्या कैसे हुआ? तो यहाँ से एक और सूत्र बनता है, जिस प्रकार रेजिस्टेंस होता है उसी प्रकार रिलेक्टेंस होता है ना। तो इसका एक और सूत्र है एमएमएफ बटा फाई। क्या होता है? एमएमएफ बटा फाई। इसका मात्रक यहाँ से क्या आएगा? तो आप कहेंगे यहाँ से मात्रक आएगा इसका प्रति हेनरी। क्या है भाई? प्रति हेनरी। प्रति हेनरी यानी 1/हेनरी आया। इसका मात्रक हमारे पास यहाँ पर क्या आया? तो आप कहेंगे एम्पियर टर्न प्रति वेबर आया। क्या आ गया भाई? एम्पियर टर्न प्रति वेबर आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास केस क्या बन गया भाई? एम्पियर टर्न प्रति वेबर है तो एमएम बन गया। तो हमारे पास फ्लक्स की लंबाई अनुप्रस्थ क्षेत्रफल एमएम, ये सभी तो बिल्कुल आप कहेंगे ये सभी तो सभी ऑल ऑफ दीस, ऑल ऑफ दीस। ये हमारे पास क्या हो गया? तो आप कहेंगे ये हमारे पास रिलेक्टेंस का हो गया। फ्लक्स के प्रवाह में बात उत्पन्न करना, मात्रक इसका प्रति हेनरी है, एमएम बटा फाई इसका मान है। ये हमारे पास क्या है? तो आप कहेंगे सर ये हमारे पास रिलेक्टेंस है। अच्छा, अब देखो रिलेक्टेंस के बारे में तो सारी बात पता चल गई कि ये हमारे पास क्या होता है। इसका रिलेक्टेंस का व्युत्क्रम क्या कहलाता है? ये आप कमेंट में कर दीजिए फटाफट सभी बच्चे। रिलेक्टेंस बराबर 1 क्या लिखूंगा? तो आंसर आएगा परमियंस। परमियंस यानी परमियंस किसका व्युत्क्रम है? रिलेक्टेंस का। रिलेक्टेंस किसका व्युत्क्रम है? परमियंस का। ठीक है, ये प्रॉब्लम भेजो फटाफट। ठीक है, निम्न में से कौन सा पदार्थ चुंबकत्व को स्थायी रूप से नहीं रोकता है? बताइए भाई, निम्न में से कौन सा पदार्थ है जो चुंबकत्व को स्थायी रूप से नहीं रोकता है? वो कौन सा है? कठोर स्टील, स्टेनलेस स्टील, निकल कोबाल्ट मिश्र धातु, या फिर मृदु लोहा? बताइए जो स्थायी रूप से चुंबकत्व को कौन नहीं रोकता है? तो आप कहेंगे ये तो हमारे पास स्थायी चुंबक है, ये भी स्थायी चुंबक है, ये भी स्थायी चुंबक है। ये हमारे पास कौन सा है? तो आप कहेंगे मृदु लोहा होता है, वो हमारे पास अस्थायी चुंबक है। कौन सा है? अस्थायी चुंबक। अस्थायी चुंबक का मतलब है विद्युत चुंबक। कौन सा है? मृदु लोहा। मृदु लोहा यानी कि सॉफ्ट आयरन। अगला ये रहा भाई। अब हमारे पास बीएच वक्र में एक्स द्वारा अंकित भाग का नाम बताइए। बीएच वक्र में ये हमारे पास होता है बी। बी हमारे पास क्या होगा? तो आप कहेंगे सर फ्लक्स घनत्व होगा। अभी ध्यान से देख लेना भाई, बी होगा फ्लक्स घनत्व। एच होता है, एच होता है चुंबकीय क्षेत्र सामर्थ्य होता है। चुंबकीय क्षेत्र सामर्थ्य, ये हमारे पास क्या कहलाता है? एच कहलाता है। तो शुरुआत में हमारे पास इसमें ऐसा है कि जैसे जैसे आपने एच का मान बढ़ाया वैसा वैसा बी का मान बढ़ा, जैसे जैसे एच का मान बढ़ा वैसे वैसे बी का मान क्या हुआ? बढ़ा। ठीक बात है। तो जैसे जैसे एच का मान बढ़ा बी का मान बढ़ा, उसके बाद में आप एच और बढ़ा रहे लेकिन बी नहीं बढ़ रहा है। इसका मतलब इस बिंदु को आप क्या कहेंगे? तो आप कहेंगे सर इस बिंदु हम कहते हैं संतृप्तता बिंदु। संतृप्तता बिंदु यानी सैचुरेशन पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम? इसको हम कहते हैं सैचुरेशन पॉइंट। ठीक बात है। अब सैचुरेशन पॉइंट के बाद में जैसे जैसे यहां से वोल्टेज घटाएंगे, चुंबकीय क्षेत्र घटाएंगे, तो हमारे पास फ्लक्स का मान भी घटेगा। लेकिन यहां तक आते आते हमारे पास एच का मान तो 0 हो गया लेकिन बी 0 नहीं हुआ। तो ये तो है ओ, और इसको ले दो नाम आर। तो ये हमारे पास कहलाएगा ओ आर। तो ओ आर की जो दूरी है, आप एच 0 होने पर भी बी 0 क्यों नहीं हुआ? तो आप कहेंगे अपशिष्ट चुंबकत्व के कारण, रेजिडुअल मैग्नेटिज्म। तो ये क्या कहलाएगा? अपशिष्ट चुंबकत्व। और अपशिष्ट चुंबकत्व के कारण है जो हमारे पास ये मान हुआ। ठीक बात है।
उसके बाद में जैसे जैसे आप आर को घटोगे तो हमारे पास क्या होगा भाई, सॉरी बी को घटोगे और यानी एच को माइनस करोगे तो बी तो जीरो हो गया, और एच हमारे पास यहाँ किसमें आ गया, नेगेटिव में। तो ये जो ओ से सी के बीच की दूरी है, तो ये जो पुराने चुंबकीय का गुण है, जो अवशिष्ट चुंबक है, उसको हटाने के लिए जो बल लगा वही है, और उसको हटाने के लिए जो बल लगता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं निग्रहिता बल। उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं निग्रहिता बल। ठीक है, और फिर उसके बाद में हमारे पास इस प्रकार से ये जो हमारे पास आकार बनता है। ठीक है, तो ये हमारे पास कौन सा बल कहलाएगा, निग्रहित बल कहलाएगा, क्योंकि पूछा भी हमें इसी के बारे में एक्स यही तो दिया था, ये कौन सा बल है, तो आप कहेंगे निग्रहित बल है। अब हाँ, अपशिष्ट चुंबक हटाने के लिए बल होता है निग्रहित बल। अब एक और मामला है जो आपको ध्यान से देखना है। अब ये जो BH वक्र का क्षेत्रफल है, ये ध्यान से देख लो भाई, जो BH वक्र का क्षेत्रफल है वो हमारे पास कैसा है, तो आप कहेंगे जो BH वक्र का क्षेत्रफल होता है ना, वो हमारे पास हिस्टैरिसीस हानि को दर्शाता है। कौन सी हानि को दर्शाता है, तो आप कहेंगे सर ये हमारे पास हिस्टैरिसीस हानि को दर्शाता है। ठीक बात है। अब आपको पूछे इसमें बी आगे है एच आगे है क्या है, तो आप कहेंगे भाई हमारे पास बी पीछे एच आगे है, तो इसमें आप कहेंगे क्योंकि जैसे जैसे एच को घटाओगे, एच जीरो कर ले फिर भी जीरो नहीं हुआ, एच नेगेटिव गया तब जाकर बी जीरो, तो बी तो पीछे पीछे चल रहा है, तो आप इसमें कहेंगे बी लेक्स बाई एच, बी लेक्स बाई एच, बी क्या हो जाएगा भाई, तो बी लेक्स बाई एच होगा। बी एच से क्या हो रहा है, तो आप कहेंगे बी एच से पीछे चल रहा है, बी एच से क्या कर रहा है, लेक्स कर रहा है, तो बी लेक्स बाई एच होगा, यही हमारे पास निग्रहिता बल कहलाएगा। ठीक है, संतरक बिंदु के बारे में मैंने बता दिया, रेजिडुअल मैग्नेटिज्म भी बता दिया, सारा सारा गुण इसमें मैंने आपको बता दिया। अब आपके पास एक होता है, पूछे अस्थिर चुंबक और स्थिर चुंबक का ये किस प्रकार बनता है। यदि हमारे पास तीन बनाता हूं भाई, ध्यान से देखना, आपको कभी भी आंसर देना पड़ेगा, तो इन तीन की सहायता से आप कभी भी आंसर दे सकते हैं। यह है स्थायी चुंबक, ठीक बात है, ओके। ये हमारे पास है अस्थायी चुंबक। बताइए अस्थायी चुंबक में हिस्टैरिसीस हानि क्या होगी, कम, क्योंकि एरिया भी क्या हो जाता है छोटा, एरिया छोटा होता है बाकी आकार वैसे ही होता है, एरिया हो जाता है छोटा पतला हो जाता है, तो हिस्टैरिसीस हानि क्या हो जाती है, कम। ठीक है, और अब देखिए ये है, ये का यही हमारे पास इसी प्रकार आ जाता है, ये किसका होता है, हवा का। ठीक है ना, और पूछा जाए कि हिस्टैरिसीस में ग्राफ कैसा होना चाहिए, पूछे ग्राफ कैसा होना चाहिए, तो आप कहना पतला एवं संकरा, पतला एवं संकरा। तो बताइए भाई हमारे पास इस हवा में हिस्टैरिसीस हानि होगी क्या, नहीं होगी, क्योंकि इसका एरिया है ही नहीं, एरिया है ही नहीं, तो एरिया हमारे पास कम से कम होना चाहिए, तो पतला एवं संकरा होना चाहिए। ठीक है, हाँ ओके। अगला भाई, चुंबकीय परिपथ में चुंबकीय क्षमता चुंबकीय विभव का मापन किसके रूप में किया जाता है, चुंबकीय विभव एमएमएफ होता है, मैग्नेटोमोटिव फोर्स। एमएमएफ के फुल फॉर्म क्या होती है, तो आप कहेंगे फुल फॉर्म होती है मैग्नेटोमोटिव फोर्स। क्या होती है भाई फुल फॉर्म, तो फुल फॉर्म होती है मैग्नेटोमोटिव फोर्स। मैग्नेटोमोटिव फोर्स हमारे पास क्या कहलाती है, तो आप कहते हैं इसे हम कहते हैं एमएमएफ। तो मैग्नेटोमोटिव फोर्स क्या होती है, तो आप कहेंगे एफएम बराबर क्या होगा, तो एफएम बराबर एन गुणा आई। एफएम बराबर क्या हो जाएगा भाई, एन गुणा आई। ठीक है, एन गुणा आई है, तो मात्रक क्या आएगा, मात्रक हमारे पास एक होता है एसआई और एक होता है सीजीएस। एसआई तो हमारे पास होगा एम्पियर टर्न 80 एम्पियर टर्न, और सीजीएस होगा गिलबर्ट। सीजीएस क्या होगा, तो सीजीएस होगा गिलबर्ट और ऐसे होगा एम्पियर टर्न। ये हमारे पास किसका मात्रक है, तो आप कहेंगे ये हमारे पास एमएमएम का है। एमएमएम कौन सा होता है भाई, तो आप कहेंगे एमएमएम होता है मैग्नेटोमोटिव फोर्स। मैग्नेटोमोटिव फोर्स हमारे पास क्या कहलाएगा, एमएमएफ। तो ये हमारे पास एफएम बराबर एन गुणा आई, मात्रक है एसआई एम्पियर टर्न, और सीजीएस कौन सा है, तो आप कहेंगे सीजीएस हमारे पास है गिलबर्ट है। ठीक है भाई, ओके। अब देखिएगा भाई हेनरी जो है हमारे पास क्या होगा, तो हेनरी है हमारे पास प्रेरकत्व ज्ञात करने के लिए, किसके लिए होता है भाई, हेनरी है प्रेरकत्व के लिए। हेनरी किसके लिए है, तो हेनरी हमारे पास किसके लिए रहेगा, तो प्रेरकत्व के लिए रहेगा। और गुलाम है जो हमारे पास किसके लिए रहेगा, तो गुलाम है, गुलाम हमारे पास आवेश का रहेगा मैं मात्र। ठीक है ना, ओके। फैराडे है धारिता का होता है। एमएमएफ के बारे में मैंने बता दिया आपको। यूट्यूब पर खाली आपकी प्रमोशन के लिए रिकॉर्डेड वीडियो का रहता है बस आपके पास। हाँ जी बिल्कुल जी, बिल्कुल जी बिल्कुल, फिर भी आप आ गए हो है ना, ब्लॉक मारो, थैंक यू बाय। ठीक है, प्रश्न को उत्तर आता है इधर उत्तर करो, ज्ञान नहीं देना है, ज्ञान है, ज्ञान से ही तो बाल उड़े हैं, ऐसे थोड़ी उड़ गए। आपको क्या लगता है दूसरे उड़े ना, आपको मेहनत कराते हैं, पूरी की पूरी मेहनत कराते हैं, सुबह 7 बजे लगते हैं, ऑफलाइन बैच के ऑनलाइन बैच के सब बच्चों को मेहनत कराते हैं। एग्जाम के टाइम हम अपनी तरफ से पूरा दिन रात एक करते हैं, है ना भाई, बिल्कुल। और किसी के पास ऐसा ज्ञान है तो ज्ञान अपने पास रखना। और ऑफलाइन वाले बच्चे भी हैं तो उनको भी पता है कि जब बच्चे आते हैं एडमिशन लेते हैं, तभी मैं उनको एक बात कहता हूँ कि आप चाहोगे कि भाई मेरी क्लास ऐसे हो तो वैसे कोई मिलनी जरूरी नहीं है। आपकी क्लास वैसे होगी जैसे मैं चाहूंगा, और मैं वैसे ही चाहूंगा जैसे एग्जाम को चाहिए। तो आपकी क्लास वैसी होगी जो एग्जाम के लिए चाहिए। आप क्या चाहते हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एग्जाम के लिए क्या चाहिए वो सब कुछ होगा। ये मैं आपसे पहले दिन कहता हूँ, है कि नहीं, तो वही बात रहती है। और ये कोई आपके हेल्पर बेस नहीं, हर बेस में कहता हूँ, पिछले 5 साल से ये लाइन बोल रहा हूँ कि आपकी क्लास कैसे होगी जो एग्जाम के लिए चाहिए। आप चाहते हो उससे कोई फर्क नहीं, आपके चाहने से कुछ नहीं होना है। चाहना है कि एग्जाम के लिए हेल्पर के एग्जाम तो उसके लिए कैसी क्लास चाहिए, कब एग्जाम है तो उसको कब कौन सी क्लास लगानी चाहिए, वो सब कुछ मैं करूंगा, सब कुछ करता भी हूँ, है कि नहीं, वो सब कुछ करूंगा, वो करता भी हूँ। रिलक्टेंस कैसे ज्ञात किया जाता है, एल बट्टा म्यू नॉट म्यू आर अपॉन ए, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, एस बराबर एम एम बट्टा फाई गलत है,
क्यू इंटू ए ये भी गलत है, फाइव इंटू ए भी गलत है। एक तो ये होता है, दूसरा मैंने बताया था एस बराबर एम एम एफ बट्टा फाइव होता है, एम एम एफ बट्टा फाइव होता है, ठीक बात है। तो इस हिसाब से हमारे पास मात्रक क्या आएगा, तो मात्रक हमारे पास दो आ जाते हैं। एक तो आप लिख दो प्रति हेनरी, इसका रिलेक्टेंस का मात्रक क्या होता है, प्रति हेनरी। दूसरा लिख दो आप मात्रक इसका एम्पियर टर्न प्रति वेबर है, उधर से आ जाएगा एम्पियर टर्न प्रति वेबर, इधर से आ जाएगा प्रति हेनरी, ये दोनों इससे मात्रक इससे आ जाता है। फिर मैंने आपको भी बताया था कि रिलेक्टेंस किसका व्युत्क्रम होता है, तो आपने ये बताया था रिलेक्टेंस हमारे पास किसका व्युत्क्रम है, परमियंस का। परमियंस का व्युत्क्रम क्या होता है, रिलेक्टेंस, और रिलेक्टेंस का व्युत्क्रम क्या होता है, परमियंस। रिलेक्टेंस व्युत्क्रम क्या होता है, परमियंस। ओके भाई, ठीक है। अब आपको पूछ लेगा परमियंस का मात्रक क्या है, तो परमियंस का मात्रक पूछना है तो आप कहेंगे एक तो होता है हेनरी, उसको उल्टा कर दो, और दूसरा आ जाएगा वेबर प्रति एम्पियर टर्न, क्योंकि रिलेक्टेंस का उल्टा आएगा ना भाई, तो परमियंस का मात्रक क्या आएगा, रिलेक्टेंस का उल्टा है। रिलेक्टेंस का मात्रक प्रति हेनरी, एम्पियर टर्न प्रति वेबर, ये वेबर प्रति एम्पियर टर्न एंड हेनरी आ जाएगा। ओके, गिलबर्ट किसकी कही है, गिलबर्ट के बारे में थोड़ी देर पहले बताई थी कि हमारे पास एमएमएफ क्या होता है, मैग्नेटोमोटिव फोर्स, चुंबकीय वाहक बल। और चुंबकीय वाहक बल किसे कहते हैं कि हमारे पास फ्लक्स के प्रभाव के लिए लगाए जाने वाला बल क्या कहलाता है, चुंबकीय वाहक बल। सूत्र है N × I, S की मात्रा एम्पीयर, सीजीएस मात्रा क्या होता है, गिलबर्ट। सीजीएस मात्रा गिलबर्ट किसका है, एमएमएफ का है, तो आप कहते हैं मैग्नेटोमोटिव फोर्स है, ये हमारे पास बी आंसर है। पूछा ईएमएफ का मात्रा क्या होगा, तो भाई इसका मैं क्या बताऊं, ईएमएफ का मात्रा तो वोल्ट होता है, ये भी स्रोत का ज्ञात किया जाता है। चालकत्व है यानी कंडक्टिविटी लिख दिया, देखो मैं इंग्लिश के हिसाब से देखता हूं, कंडक्टिविटी है, और कंडक्टिविटी है तो हमारे पास इसका मात्रक हो जाता है महो प्रति मीटर, इंग्लिश के हिसाब से मैं उत्तर देता हूं। और यदि मैं इसको कंडक्टेंस मानूं, इसको क्या मान लूं, कंडक्टेंस, और कंडक्टेंस मानूं तो हमारे पास क्या हो जाएगा भाई, इसका मात्रक हो जाएगा महो हो जाएगा, ठीक है। विद्युतशीलता यानी परमिटिविटी है, विद्युतशीलता इट मींस परमिटिविटी है, तो बताइए परमिटिविटी जो है वो किसका मात्रक है, तो आप कहेंगे भाई परमिटिविटी है जो हमारे पास फेरेड प्रति मीटर है, किसका मात्रक है भाई, फेरेड प्रति मीटर है। क्लियर है ना भाई, ओके। चलो, प्रतिष्ठम का मात्रक क्या है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ रिलेक्टेंस, व्हाट इज द यूनिट ऑफ रिलेक्टेंस। रिलेक्टेंस का मात्रक क्या है, रिलेक्टेंस यानी प्रतिष्ठम का मात्रक क्या है, बताइए प्रतिष्ठम का मात्रक क्या है। प्रतिष्ठम हमारे पास क्या होता है, तो जिस प्रकार हमारे पास रेजिस्टेंस होता है ना, धारा का बाधा, उसी प्रकार प्रतिष्ठम होता है। और इस रिलेक्टेंस का मात्रक हमारे पास एम्पीयर टर्न प्रति वेबर होता है, बिल्कुल होता है, या फिर क्या होता है, प्रति हेनरी भी होता है, बिल्कुल होता है, सही बात है, पर ये तो अभी बड़ा ही था, ठीक है। अब मैं आपको चार एक लिखता हूँ चीजें, उसके मात्रक आप लिखते जाना। पहला है चुंबकीय फ्लक्स है, इसका मात्रक बताइए, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक बताओ, ठीक है। दूसरा है चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मात्रक बताओ, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मात्रक बताओ। तीसरा हमारे पास है चुंबकीय मात्रक बताओ, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मात्रक बता दो। एमएमएफ का हमने कर लिया, प्रतिष्ठम का भी हमने कर लिया, परमियंस का भी हमने कर लिया, परमिएबिलिटी, पारगम्यता का मात्रक बताओ, ठीक है भाई, ओके। तो आप कहेंगे ऐसा है सर, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई जो मात्रक है वो तो है वेबर, और सीजीएस मात्रक है वो है मैक्सवेल, है ना भाई। फ्लक्स घनत्व का एसआई मात्रक है ये तो है टेस्ला, सीजीएस मात्रक है वो है गोस, ठीक है। पारगम्यता का मात्रक जो होता है परमिएबिलिटी का, ये होता है हेनरी प्रति मीटर। परमिएबिलिटी लिखा, परमियंस लिखता तो हेनरी है, परमिएबिलिटी है तो हेनरी प्रति मीटर है, ये ध्यान रखना भाई, रह जाएगा क्लियर, ओके। अगला भाई, एक वेबर बराबर कितना होता है, हाँ, एक वेबर बराबर हमारे पास क्या होता है कि एक वेबर बराबर 10⁸ मैक्सवेल होता है, या तो ये बोल दो, या आप ये भी बोल दो एक वेबर बराबर 10⁸ लाइन होता है, एक ही बात है। तो एक वेबर में कितनी लाइन है, 10⁸ लाइन बोलो या 10⁸ मैक्सवेल बोलो, दोनों हमारे पास एक वेबर में सेम ही बात है, एक वेबर में 10⁸ मैक्सवेल या 10⁸ लाइन होती है, ठीक है ना भाई, ओके। फोर म्यू ये हमारे पास है, तो ये म्यू नहीं है, पाई आता तो कुछ और बन जाता है, मैं पहले वो मान लिख लेता हूँ। एक हमारे पास बहुत अच्छा सवाल रहता है भाई म्यू का, म्यू होती है परमिएबिलिटी होती है, म्यू बराबर हमारे पास क्या होता है, म्यू बराबर म्यू नोट गुणा म्यू आर है, तो इसके बारे में मुझे आपको पढ़ना पड़ेगा ही पड़ेगा। म्यू नोट हमारे पास क्या होता है कि पहली बात इसका मान लिखो क्या होता है, तो म्यू नोट होता है 4 पाई गुणा 10⁻⁻⁷, मात्रक क्या आएगा, हेनरी प्रति मीटर। अच्छा अब ये क्या होता है, आप कहेंगे हवा या निर्वात की चुंबकशीलता है, ये हमारे पास क्या है, तो हवा या निर्वात की चुंबकशीलता है, तो हवा या निर्वात की चुंबकशीलता है वो हमारे पास क्या कहलाता है भाई, म्यू नोट कहलाता है। हवा या निर्वात की चुंबकशीलता होती है वो हमारे पास क्या कहलाती है, हवा या निर्वात की चुंबकशीलता होती है, उसे हम क्या कहते हैं, म्यू नोट कहते हैं, ठीक बात है। म्यू नोट के बारे में बात आ गई, हवा या निर्वात की चुंबकशीलता को म्यू नोट कहते हैं, इसे कहते हैं आप निरपेक्ष चुंबकशीलता, निरपेक्ष, निरपेक्ष, निरपेक्ष हमारे पास क्या होता है, एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट चुंबकशीलता होती है, ठीक है भाई। एक होता है हमारे पास म्यू आर, म्यू आर होता है सापेक्षिक, नाम लिख दो, कई बार नाम लिख देते हैं अपेक्षिक, ये होती है रिलेटिव चुंबकशीलता होती है, ठीक है। म्यू आर होता है ना, ये खुद क्या होता है, मात्रकहीन होता है, मात्रकहीन होता है, इसका कोई मात्रक नहीं है। और हवा या निर्वात के लिए इसका मान कितना होता है, हवा या निर्वात के लिए इसका मान होता है 1, हवा या निर्वात के लिए म्यू आर का मान कितना होता है 1, वैसे इसका मान 1, 1 से कम, 1 से ज़्यादा कुछ भी हो सकता है। म्यू नोट का मान 4 × 10⁻⁷ है, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी कहते हैं भाई, परमियंस नहीं कहते हैं, परमिएबिलिटी है। परमिएबिलिटी का मात्रक पूछेगा तो क्या कहोगे, तो आप कहेंगे हेनरी प्रति मीटर है। यदि आपको मात्रक पूछ लिया परमियंस का, परमियंस, परमियंस होता है पारगम्यता नहीं कहते, पारगम्य कहते हैं, परमियंस लिख दिया तो मात्रक क्या जाएगा, हेनरी आएगा, परमियंस का हेनरी है, परमिएबिलिटी का हेनरी प्रति मीटर है, ओके जी। चलो भाई, निर्वात के मामले में ससेप्टिबिलिटी का मान किस प्रकार लिया जाता है, बताइए। निर्वात के मामले में ससेप्टिबिलिटी का मान किस प्रकार लिया जाता है, बताइए। निर्वात के मामले में ससेप्टिबिलिटी का मान है वो किस प्रकार लिया जाता है,
निर्वात के मामले में पूछा ससेप्टिबिलिटी का मान किस प्रकार लिया जाता है। ससेप्टिबिलिटी होती क्या है, तो आप कहेंगे ससेप्टिबिलिटी होती जाई, ये बराबर क्या होता है म्यू आर माइनस 1। आप बताइए मुझे निर्वात में म्यू आर का मान कितना होता है, तो आप कहेंगे भाई निर्वात है तो निर्वात में म्यू आर का मान जो होता है वो 1 होता है, म्यू आर का मान 1 होता है तो 1 माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा 0, तो ये ससेप्टिबिलिटी का मान क्या हो जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है ना। ससेप्टिबिलिटी का मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। कोई कह रहा है एक म्यू आर का मान आएगा, ठीक है भाई तनवीर बिल्कुल ये भी करो, ऐसी कोई समझ आई तो करो ना इसको, समस्या का निवारण होना जरूरी है। अगला, चुंबकशीलता की इकाई क्या है, चुंबकशीलता की इकाई बताइए क्या है, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, वेबर प्रति मीटर, हेनरी मीटर या हेनरी प्रति मीटर, बताइए क्या होगा चुंबकशीलता की इकाई क्या होगी। तो आप कहेंगे सर चुंबकशीलता की इकाई हमारे पास हेनरी प्रति मीटर होगी, क्या होगी भाई चुंबकशीलता की इकाई जो है वो हमारे पास हेनरी प्रति मीटर होगी, क्या होगी हेनरी प्रति मीटर होगी, ठीक है ना। मेन हेनरी प्रति मीटर होती है चुंबकशीलता। वेबर प्रति मीटर स्क्वायर जो होता है ना, ये हमारे पास फ्लक्स घनत्व होता है, ये हमारे पास चुंबकशीलता नहीं है फ्लक्स घनत्व है, मैग्नेटिज्म का मात्रक है हेनरी प्रति मीटर। ओके, खाली स्थान की चुंबकीय विद्युतशीलता क्या होगी, तो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था म्यू नोट बराबर 4 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 7, ठीक है। अब ये भी 10 टू द पावर 7 ना, ये नहीं, तो आपका म्यू नोट का मान क्या है 4 पाई गुणा 10 की घात माइनस 7, ये हमारे पास क्या आएगा, तो मात्रक इसका क्या होता है हेनरी प्रति मीटर होता है, यहाँ फिर हमारे पास टर्न मीटर प्रति एम्पीयर होता है, दोनों होता है। ओपन भाई सिटी और एमपीपीजीसीएल के लिए क्लास, हाँ ये आपका एक अच्छा सवाल है। देखो कि भाई एमपीपीजीसीएल वाले बच्चे भी ध्यान से देख लो, एमपीपीजीसीएल वाले बच्चे, तो आपके एमपीपीजीसीएल वाले बच्चों के एग्जाम है 26 फरवरी को, और एमपीटीओ के एग्जाम है 27 फरवरी को। अभी मैं जो पढ़ा रहा हूँ टेक्निकल हेल्पर के मेंस को पढ़ा रहा हूँ, इनके एग्जाम है 23 फरवरी को। और आप जो बच्चे ये हैं, इन बच्चों को एक मेरा विशेष संदेश ये है कि जो मैं हेल्पर को पढ़ा रहा हूँ वो तो आपका सिलेबस है ही है पूरा का पूरा, आपके इनकी तुलना में 2-4 चैप्टर एक्स्ट्रा है, तो ये मैं अलग से करूंगा एक्स्ट्रा चैप्टर जो टेक्निकल हेल्पर के नहीं है आपके है। जब तक नाम टेक्निकल हेल्पर देखिए आप उस क्लास को अटेंड कर लिया करो, वो सेम सिलेबस आपके है, लेकिन जो सिलेबस आपके एक्स्ट्रा है जैसे कॉमन टूल्स हुआ, ड्राइंग हुई, ये कुछ एक्स्ट्रा चैप्टर है, तो वो मैं आपको अलग से करूंगा, ये निश्चित है, ठीक है ना भाई, वो मैं आपको अलग से करूंगा। ओके भाई, अगला भाई, सीजीएस प्रणाली में चुंबकीय क्षेत्र की एसआई इकाई क्या है, बताओ भाई। सीजीएस प्रणाली में चुंबकीय क्षेत्र की इकाई तो वही होता है जो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व की होती है, कोई अलग तो होती नहीं है। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का हमारे पास क्या होता है भाई, तो आपके चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का टेस्ट होता है, लेकिन टेस्ट तो ऐसा ही मात्रक है। आपको कौन सा मात्रक पूछा है, तो आपके हमें मात्रक पूछा सीजीएस, तो सीजीएस मात्रक हमारे पास कौन सा होगा, तो सीजीएस मात्रक होगा गोस, सीजीएस मात्रक क्या होगा गोस। अब मैं आपको पूछूं कि एक टेस्ला बराबर कितना गोस होता है, तो आप कहेंगे एक टेस्ला बराबर 10 की घात 4 गोस होता है। एक गोस बराबर क्या होगा, तो एक गोस बराबर 10 की घात माइनस 4 टेस्ला। ये चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का है नहीं है, हाँ जी हाँ, वही चुंबकीय क्षेत्र होता है, तो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मात्रक है, वही चुंबकीय क्षेत्र होता है, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व को किससे प्रतीक करते हैं, बी से, तो बी बराबर हमारे पास क्या होता है, तो आप कहेंगे बी बराबर 5/A, यानी कि ये हमारे पास होता है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। क्या होता है भाई, तो आप कहेंगे ये हमारे पास होता है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। वेबर प्रति मीटर स्क्वायर हमारे पास क्या होता है, तो वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मात्रक है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। ओके जी, चलो बढ़िया मामला, कोई टेंशन नहीं, ध्यान से देख लो। अगला मामला है, एक टेस्ला बराबर कितने वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है, एक होता है 10 होता है, जो एक टेस्ला है तो एक ही वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, टेस्ला ही वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, सेम का सेम ही है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है, जो टेस्ला है वही वेबर प्रति मीटर स्क्वायर है, ठीक है भाई। चलो जी, हाँ भाई वो रोहित रावत टेस्ट नंबर 8 में चित्र है नहीं एक्स लिखा रहा है ना, वो भी सोल्यूशन होगा। लैंग्वेज तो देखो एडजस्ट करो, लैंग्वेज तो सही होनी चाहिए। यदि कोई क्वेश्चन नंबर में कोई विशेष समस्या तो बताओ, ऐसे तो आपको लैंग्वेज नहीं तो सारा वापस एक होगा नहीं ना। जैसे बच्चे ने बता दिया इमेज वाला नहीं है तो इमेज वाला इमेज अपलोड होगी, या किसी बच्चे ने बता दिया कुछ और प्रॉब्लम है जो सोल्यूशन वाली है तो सोल्यूशन तुरंत हो जाता है। ऐसी प्रॉब्लम बताया करो जिसका सोल्यूशन हो और आपको लगे, ऐसा नहीं है ऊपर नीचे कर देते, वो नहीं है ना भाई। ऐसे एलएम का ऑफलाइन बेस के बारे में भी कोई जानकारी नहीं है, प्रत्येक चैप्टर सिलेबस में है क्या नहीं है, ठीक है भाई। ओके चलो जी, नेक्स्ट सवाल करते हैं, प्रतिष्ठम के अन्योन्य को क्या कहते हैं, बताओ। रेसिप्रोकल ऑफ रिलेक्टेंस, रिलेक्टेंस है उसका रेसिप्रोकल क्या है, प्रतिष्ठम का व्युत्क्रम क्या होता है, परमियंस होता है। परमियंस कौन सा है, ये रहा ऑप्शन, प्रतिष्ठम का व्युत्क्रम क्या होता है, परमियंस होता है। प्रतिष्ठम होता है फ्लक्स के प्रभाव में बाधा, फ्लक्स के प्रभाव में क्या होता है, बाधा होता है, और फ्लक्स के प्रभाव में बाधा होता है, इसका मात्रक हमारे पास क्या होता है प्रति हेनरी होता है, इसका मात्रक प्रति हेनरी, और रिलेक्टेंस का मात्रक हम परमियंस का मात्रक हमारे पास क्या आएगा, हेनरी आएगा, ये इसका व्युत्क्रम होगा, ये इसका क्या होगा भाई, तो ये इसका व्युत्क्रम होगा, ठीक बात है। ओके, तो प्रतिष्ठम का व्युत्क्रम कौन सा होगा, परमियंस होगा। ओके भाई, निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही नहीं है बताइए। तो देखो कि हमारे पास एक तो होता है म्यू बराबर हमारे पास होता है म्यू नोट इंटू म्यू आर, दूसरा ये तो पहला हुआ, दूसरा होता है म्यू बराबर हमारे पास होता है बी/एच, ठीक है, ये बी/एच वाले पे है, म्यू बराबर बी/एच, तो ये आपके कहेंगे सही है, ठीक है। तो बी बराबर क्या हो जाएगा भाई, बी बराबर म्यू एच, तो बी बराबर म्यू एच ये भी हमारे पास सही है, और एच इधर चला गया तो एच बराबर क्या हो जाएगा, बी/म्यू, एच बराबर हो जाएगा बी/म्यू, ये भी सही है। तो म्यू बराबर बी/एच, एच बटा बी होगा क्या, नहीं होगा, ये गलत है, तो कौन सा गलत है, ए ऑप्शन गलत है। कौन सा गलत हो गया, ए ऑप्शन गलत हो गया, है ना भाई। और फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि म्यू क्या होता है, म्यू बराबर होता है म्यू नोट गुणा म्यू आर, ये होता है।
अगला है हमारे पास, इसमें दिए गए आरेख में संबंधित सर्किट की पहचान करिए। सर्किट कौन सा है? चुंबकीय सर्किट है क्या? हाँ जी, चुंबक में धारा का प्रवाह कराते हैं तो चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होता है और जिसके कारण चुंबकीय बल रेखाएं दूसरे को तोड़कर जाती गति करती है। चुंबकीय सर्किट है, बिल्कुल है। समांतर सर्किट नहीं, सीरीज सर्किट नहीं, विद्युत सर्किट नहीं है। ये सर्किट क्या कहलाएगा? चुंबकीय। यानी इधर यदि मैं कोई लगाऊंगा तो बिना दोनों कोई संपर्क किए आपके पास इधर जो चुंबकीय क्षेत्र है उस चुंबकीय क्षेत्र दूसरे कोई को काटेगा, जिसके कारण इसमें ईएमएफ उत्पन्न होगा। तो ये हमारे पास कौन सा सर्किट कहलाएगा? चुंबकीय सर्किट कहलाएगा। यहाँ तक तो ठीक मामला है। एक मेरा सवाल काफी टाइम से बताना रह गया था, जो सवाल पूछा भी अच्छा खासा जाता है, उसे कहते हैं एनालॉजी यानी सादृश्यता। एनालॉजी यानी सादृश्यता कहते हैं, ठीक है ना भाई। जिस प्रकार से हमारे पास पूछा जाता है, जिस प्रकार से विद्युत में उसी प्रकार से चुंबक में क्या है। जिस प्रकार से मैं इधर विद्युत में लिखूं उसी प्रकार से आप मुझे बताना चुंबक में क्या है, ठीक है भाई। विद्युत में लिखूं उसी प्रकार बताना चुंबक में क्या है। जिसे विद्युत में हमारे पास है ईएमएफ, तो बताइए इसमें चुंबक में क्या है। इसमें हमारे पास है करंट, तो बताइए इधर क्या है। इधर हमारे पास है रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस, तो बताइए इधर क्या है। इधर है रजिस्टिविटी, रजिस्टिविटी, तो इधर क्या है। इधर है रेजिस्टेंस का मतलब कंडक्टेंस, ठीक है। और इधर हमारे पास है कंडक्टिविटी। ये बताइए आप इसका एनालॉग यानी सादृश्यता के रूप में इसको प्रेजेंट कीजिए। फटाफट बताइए, सभी बच्चे बता रहे हैं। चलो अब हमारे पास आता है ईएमएफ का होता है चुंबक में एमएमएफ, करंट का होता है फ्लक्स फाई, रेजिस्टेंस का होगा रिलेक्टेंस, क्या होता है भाई रिलेक्टेंस, रजिस्टिविटी की होगी रिलेक्टिविटी, रिलेक्टिविटी, और कंडक्टेंस का होगा परमियंस, और ये होगी परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी, ठीक है भाई। तो ईएमएफ का क्या हो जाएगा भाई एमएमएफ हो जाएगा, करंट का क्या होगा फाई, फ्लक्स हो जाएगा, रेजिस्टेंस का रिलेक्टेंस होगा, रेजिस्टिविटी की रिलेक्टिविटी होगी, कंडक्टेंस का परमियंस, कंडक्टिविटी की परमिएबिलिटी। कल वाला टेस्ट चेक करो भाई। ओके, यदि दिशा में धारा प्रवाहित कर रहे दो तारों को एक दूसरे के निकट लाया जाए तो उनके चुंबकीय क्षेत्र क्या करेंगे? बताओ भाई, कौन सी दिशा में धारा के दो तारों को एक दूसरे से निकट लाए तो क्या होगा, ये सवाल है। अब ऐसा है, मैं आपको बताता हूँ, उत्तर आप कर लेना। यदि धारा की दिशा दोनों में सेम आए तो क्या होगा, धारा की दिशा हमारे पास उल्टी आए तो क्या होगा। धारा की दिशा यदि दोनों सेम है तो हमारे पास ये हो जाएगा आकर्षण। सॉरी, अब इसमें मैंने बताया नहीं, धारा की दिशा विपरीत है, धारा की दिशा विपरीत है तो हमारे पास ये हमारे पास क्या जाएगा, विपरीत है। समान एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, बिल्कुल सही बात है। विपरीत एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, कतई नहीं करेंगे। और विपरीत एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, सही है। पहला और चौथा सही है, पहला और चौथा ए ऑप्शन करेक्ट है। हाँ, गड़बड़ है ना, उनको भेजो। तुरंत भेजो इसको, महिपाल को बोलो और भदौरिया को बोलो, तुरंत फटाफट इसको करेक्ट करो, कैसे भी करो, ठीक है ना। ओके, 5 मीटर लंबे कुंडली में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान एम्पीयर टन प्रति मीटर निर्धारित करें। जब कुंडली में 100 टन है जिसे 0.6 एम्पीयर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है। 5 मीटर लंबे कुंड है, एम्पीयर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है 0.6 एम्पीयर की, तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता एम्पीयर टन प्रति मीटर में है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता एच होता है, एच बराबर होता है एम एम एफ बटा एल। एम एम एफ क्या होता है भाई, हमारे पास एन इंटू आई बट्टा क्या होगा भाई, एल होगा। एन नंबर ऑफ टर्न है, नंबर ऑफ टर्न कितना हो गया भाई, 100 हो गए। आई धारा है, धारा कितनी है भाई, तो धारा है 0.6 एम्पीयर की, ठीक है। बट्टा लंबाई कितनी है, लंबाई है 5 मीटर की। ओके, तो अब देखो कि 5 से काटा तो कितना आया भाई, 5 से काटा था 20, पॉइंट हटाया तो कितना आया 10, जीरो से जीरो कैंसिल, 6 दूना क्या हो गया भाई 12, ठीक है। तो ये हमारे पास 12 एम्पीयर टन प्रति मीटर है। ये हमारे पास क्या है भाई, तो आप कहेंगे ये हमारे पास 12 एम्पीयर टन प्रति मीटर है। क्या होगी, 12 एम्पीयर टन प्रति मीटर होगी। ओके जी। 242 mm लंबे चालक पर 0.75 न्यूटन का बल और 640 मिली एम्पीयर की धारा है, तो फ्लक्स घनत्व का मान क्या होगा। फ्लक्स घनत्व हमारे पास क्या होता है, बी, बी बराबर तो होता है फाई बटा ए। फ्लक्स घनत्व का मान क्या होता है, बी, बी बराबर फाई बटा ए। तो फाई तो फ्लक्स है, तो हमारे पास पहले तो ये देखो फ्लक्स का मान क्या है, फिर आएगा ए का मान क्या, अभी वह घनत्व फ्लक्स डेंसिटी है, फ्लक्स डेंसिटी मतलब तो बी बराबर तो फाई बटा है, चलो ये बी है। और एक होता है हमारे पास बी बराबर म्यू एच भी होता है। हमारे पास क्या होता है बी बराबर क्या होता है, तो आप कहेंगे सर बी बराबर हमारे पास म्यू एच भी होता है नहीं होता है, ठीक है। तो वहां से बी निकालो, लेकिन हमारे पास तो दिया बबल है, धारा दी है, लंबाई दी है, तो हमारे पास एक और सूत्र ये होता है, एफ बराबर बी आई एल साइन थीटा। हाँ, यहाँ से आ सकता है क्योंकि इसमें बल आपको दिया हुआ है। हाँ जी, बल कितना है 0.75, बी ज्ञात करना है। आई आई धारा है 640 मिली एम्पीयर है, 640 गुणा 10 की घात माइनस का 3, लंबाई है 242 मिलीमीटर, 242 गुणा 10 की घात माइनस का 3। और इसके बारे में फ्लक्स के बारे में दिया नहीं, तो इसको मैं साइन थीटा क्या लूंगा, एक लूंगा। यहाँ से आपको मान निकालना बी का, है ना भाई, ठीक है भाई। बी बराबर क्या आएगा, बी बराबर आएगा 0.75 भाग 640 नीचे है, 242 नीचे है, ये 10 की घात माइनस नीचे ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा 1000 गुणा 1000, ठीक है। अब हमारे पास आएगा पॉइंट, पॉइंट हटेगा तो क्या आएगा भाई 100, ठीक है। 1 2 3
कट गया, ठीक बात है। 0 से 0 और भी क्या हो गया, कट गया, ठीक बात है। अब देखो मैं लगभग लगभग बताता हूँ, दूर दूर है, 25 30 75 होते हैं लगभग, 300/64 है, 300/64 है। 6 चौक 24, 6 पंजा 30, 5 के आसपास है, 4 कुछ है, भाग दे दो, ये उत्तर आएगा। ये अलग मामला नहीं है क्या? यदि समान दिशा में धारा प्रवाहित करे दो तारों को एक दूसरे से निकट लाया जाए तो चुंबकीय क्षेत्र क्या होंगे, आकर्षित होंगे। तुम दूर में समझ बैठ ली बेटा। भाई 25 नंबर सही है कि नहीं है, बाकी बच्चे कमेंट करके बताओ। टेस्ट का देखो, तुम्हें इतना नहीं, टेस्ट का तुमने मुझे बताया, मैंने आपका सॉल्यूशन करने नहीं भेजा, उसके बाद में लगातार टेस्ट का वापस कमेंट क्यों करो? मैंने आपको पहले कहा था जो जेन्युइन है मैं खुद ही उसमें इंटरेस्टेड हूं, उसको प्रॉब्लम को सोल्व करता हूं। जैसे आपका कमेंट है, मैंने आज लाइव क्लास में यही बोला है हमको कि सही करो इसको फटाफट से, जल्दी से, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद में कमेंट करोगे आप मुझे और करोगे तो क्या मिलेगा? सेम कमेंट का, वो तो आपको डिस्ट्री वाला मामला हो गया, फिर वो तो डिस्ट्री हो गया ना भाई। पहली बार में जो जेन्युइन प्रॉब्लम में पहली बार प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करना हमारा काम है, और आपको ये प्रॉब्लम जो बताना ये आपका कर्तव्य है, आपने बताया हमारा सॉल्यूशन करना हमारा काम है। 25 वाला सही है ना भाई? हाँ जी सही है, ओके सही है। 25 नंबर बच्चे को लगा दूर है, जैसे मान लो उत्तरी उत्तरी दूर आधे पास पास मांगे क्या होंगे, प्रतिकर्षण होंगे, वैसे लगा उनको, लेकिन वो सवाल वो नहीं है, सवाल दूसरा है। अरे 242 है 240 है, क्या फर्क पड़ेगा बता मुझे? मैंने तो वैसे ही लगभग उत्तर बताया है, कहाँ अटका पड़ा है? मेरे उत्तर तो इसमें कौन सा 4.84 आ रहा है? मैंने तो 24 को काटा 3 बार, 3 बार जाएगा क्या? मैंने कहा लगभग 25 मान लो। ये तो कैलकुलेशन करने का तरीका होता है, सीधे शॉर्ट में कैलकुलेशन कैसे की जाती है, तरीके होते हैं, तरीके लागू करो, कोई दिक्कत आएगी नहीं, बस ये ध्यान रखना है। गजब गजब है आर के गेमर, कैसे बच्चे हैं। बेसिक न्यूमेरिकल के सेंस यही तो नहीं आप में। न्यूमेरिकल में जब ऑप्शन दूर दूर होते हैं तो लगभग ले लिया करना चाहिए, जब ऑप्शन एकदम नजदीक नजदीक होते हैं तो एग्जैक्ट लेना पड़ता है। ये न्यूमेरिकल की पहली कंडीशन है। प्रेरित ईएमएफ और धारा सदैव इनके उत्पादन के कारण का विरोध करते हैं, उस नियम की खोज किसने की है बताइए? प्रेरित ईएमएफ और धारा सदैव इनके उत्पादन के कारण का विरोध करते हैं, उस नियम की खोज किसने की? फैराडे ने, लेंज ने, मैक्सवेल ने, लियोनार्ड ने। ईएमएफ और धारा सदैव उत्पन्न होने के कारण का विरोध करते हैं, वो है लेंज का नियम। इसीलिए लेंज का नियम क्या होता है? E बराबर माइनस एन डी फाइव बाई डी टी। यदि सूत्र आए तो लेंज का नियम है, और यदि ये सूत्र आए E समानुपाती डी फाइव बाई डी टी हो जाता है तो ये हमारे पास फैराडे का नियम है। लेकिन माइनस का निशान आ गया बीच में तो उत्पन्न होने के कारण का विरोध करना है, और उत्पन्न करने होने के कारण का विरोध करने वाला कौन सा नियम है भाई? लेंज का नियम है। फैराडे में विद्युत चुंबकीय प्रेरण के दूसरे नियम के अनुसार कौन सा कर्तन है जो सत्य है? पहला तो दिया कि दूसरा E बराबर माइनस एन स्क्वायर, नहीं है तो ये तो है नहीं। फ्लक्स लिंकेज का परिमाण प्रेरित ईएमएफ के परिवर्तन की दर के बराबर होता है। फ्लक्स लिंकेज है जो हमारे पास ईएमएफ में परिवर्तन की दर के समानुपाती है, ठीक है। माइनस एन स्क्वायर सामान्य संकेत के साथ है, माइनस एन स्क्वायर तो आएगा नहीं, माइनस एन स्क्वायर आएगा क्या? नहीं। तो फ्लक्स लिंकेज है, लिंकेज नहीं, लिंकेज का परिणाम है प्रेरित ईएमएफ में परिवर्तन की दर के समानुपाती है, ईएमएफ में परिवर्तन की दर के समानुपाती है। तो अब आपको सीख करनी पड़ेगा, लेकिन ये भी तरीके गड़बड़ है ना, ये सेम ही होगा ना ऑप्शन, सेम नहीं, फिर एन स्क्वायर कर दो इसको, एन स्क्वायर एन कर दो। फ्लक्स लिंकेज का परिमाण नहीं होगा, ये हमारे पास होगा माइनस एन डी फाइव बाई डी टी वाला, ये एन स्क्वायर वाले वो करते हैं। फ्लक्स लिंकेज का परिणाम प्रेरित ईएमएफ में परिवर्तन की दर नहीं, ईएमएफ होता है जो फ्लक्स में परिवर्तन की दर के समानुपाती है। ये उल्टा लिखा है, ये उल्टा है, उल्टा। ईएमएफ होता है ना वो फ्लक्स में परिवर्तन की दर के समानुपाती है, ये थोड़ी होता है, ये कहाँ होता है? ये नहीं होता ना, ये नहीं होता है, होता ये है। दूसरा और चौथा सेम है, इसमें एन स्क्वायर हटाओ, फ्लक्स लिंकेज का परिणाम समानुपाती नहीं होता है, ईएमएफ है जो फ्लक्स में परिवर्तन की दर के समानुपाती है। तो इसमें करेक्शन करना पड़ेगा भैया, वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिया। इसमें तो भी माइनस है, माइनस आ सकता है ना भाई, माइनस आ सकता है। वैसे आपके पास माइनस का निशान देके पूछा जाए, लेंस का नियम है फैराडे का, तो लेंस करना है, फैराडे हमारे पास यहाँ से है, अब इसको सोल्व करोगे तो क्या आएगा? E बराबर माइनस एन डी फाइव बाई डी टी। आपकी कॉपी में भी यही लिखा हुआ है, लेकिन जैसे ही माइनस आ जाता है नियम किसका बन जाता है? लेंस का। लेकिन आया फैराडे के चुंबकीय प्रेरण का, ये आंसर डी करेक्ट है। हाँ, लिंकेज में क्या फ्लक्स होता है? परिनालिका कुंडली में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा खोजने के लिए कौन सा नियम लागू होता है? देखो तो ये हमारे पास है परिनालिका, परिनालिका है। परिनालिका यानी कि इसके अंदर चारों ओर एक आपने कुंडली लपेटी तो इसमें धारा का प्रवाह होगा, धारा का प्रवाह होगा तो चारों ओर चुंबकीय फ्लक्स बनेगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इसके अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र है वो चुंबकीय क्षेत्र पूरे में क्या होगा भाई? एक समान। अंदर हमारे पास अंदर का मामला है तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र, पहला मामला, ठीक है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। ये हमारे पास परिनालिका किसके रूप में काम करती है? तो परिनालिका है जो छड़ चुंबक के रूप में कार्य करती है। एक हमारे पास उत्तरी ध्रुव है और दूसरा हमारे पास कौन सा ध्रुव है? तो आप कहेंगे दक्षिणी ध्रुव है। एक उत्तरी ध्रुव है, दूसरा दक्षिणी ध्रुव है। ये हमारे पास कौन सा होगा? तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या है? तो आप कहेंगे ये हमारे पास है फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम ना, और दाएं हाथ का नियम भी नहीं है, ये दाहिनी हाथ की हथेली का नियम है। वैसे कहा जाए तो हेलिक्स का नियम है। किसका नियम हो गया? हेलिक्स का। ये हमारे पास क्या होता है कि दाएं हाथ में किसी कुंडली को इस प्रकार पकड़ो कि अंगुलियां विद्युत धारा की दिशा में हो तो अंगूठा उत्तरी ध्रुव को बताएगा, अंगुलियां विद्युत धारा की दिशा में हो तो अंगूठा उत्तरी ध्रुव को बताएगा। यही हमारे पास दाहिनी हाथ की हथेली का नियम है। ये किसका नियम है? हेलिक्स का, जो ध्रुव याद करता है। और परिनालिका है, इसके बाहर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? बाहर होता है दुर्बल चुंबकीय क्षेत्र। बाहर क्या है भाई? दुर्बल चुंबकीय क्षेत्र। और अंदर हमारे पास ये परिनालिका छड़ चुंबक की भांति काम करती है। ओके। मैक्सवेल के क्रॉक स्क्रू के नियम के संदर्भ में यदि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को भाप यानी आर्क द्वारा दिखाया गया है तो पेच यानी स्क्रू ए और बी में धारा की दिशा क्रम से क्या होगी? बताइए, ए और बी में धारा की दिशा क्रम से क्या होगी? ठीक बात है। मैक्सवेल में क्रॉक नियम में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को
आर्क द्वारा दिखाया गया है, तो स्क्रू ए और बी में धारा की दिशा क्या होगी? ये क्या है? आर्क चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, तो हमारे पास स्क्रू में धारा की दिशा होगी ऊपर और नीचे। ठीक है, ऊपर 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 होगी, नीचे नीचे नहीं होगी, ऊपर और नीचे होगी। आर्क का मतलब ये है। हाँ, नीचे से ऊपर की ओर होती है ना भाई, तो ये हमारे पास इस प्रकार बनेगी, पहले ऊपर फिर नीचे। मैक्सवेल का क्रोक स्क्रू नियम क्या होता है कि भाई स्क्रू को कसते समय स्क्रू के आगे बढ़ने की दिशा धारा की दिशा में है, तो पेज का घुमाव चुंबकीय बल रेखा की दिशा को बताता है। ये दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम के बराबर है, बिल्कुल सही है। फेराडे का नियम, फ्लेमिंग का नियम, लेंज का नियम नहीं है। दाएं हाथ का अंगूठा नियम भी क्या कहता है कि किसी भी चालक को दाएं हाथ में इस प्रकार पकड़ेगा, अंगूठा विद्युत धारा की दिशा में है, तो अंगुली का घुमाव चुंबकीय बल रेखा की दिशा को प्रदर्शित करता है। तो ये आंसर आपके पास कौन सा करेक्ट होगा? तो आप कहेंगे ये आंसर आपके पास डी ऑप्शन करेक्ट होगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा भाई? तो आप कहेंगे डी ऑप्शन है जो करेक्ट होगा। कौन सा करेक्ट होगा? डी ऑप्शन है जो करेक्ट होगा। ओके, कौन सा करेक्ट होगा? डी ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। चलो भाई, बढ़िया बात है। ओके, अब हमारे पास है चुंबकीय परिपथ में चुंबक व्याप्तता यानी परमियंस विद्युत परिपथ में किसके अनुरूप होती है? चुंबकीय परिपथ में चुंबकीय व्याप्तता विद्युत परिपथ में किसके अनुरूप होती है, ये पूछा गया है। बताइए किसके अनुरूप होती है? वो तो मैंने बताया था, चुंबक परिपथ विद्युत परमियंस है, तो परमियंस हमारे पास कंडक्टेंस के बराबर होगी। कंडक्टिविटी नहीं, कंडक्टेंस है। परमियंस है वो हमारे पास कंडक्टेंस के बराबर होगी। मैंने ये लिखाया था आपको। और रेजिस्टेंस होता है तो उसका रिलेक्टेंस होता है। कंडक्टेंस है तो परमियंस है, कंडक्टेंस होगी। बीएच वक्र में ये सवाल थोड़ा मिस्टेक है, परीक्षा में आया हुआ सवाल है। अब इन्होंने लिखा है निग्राइबल, ये खुद ने, ये एस और ये बी, ठीक है ना, जबकि ऐसा है नहीं, निग्राइबल होता है ये। अब एस और आर ऑप्शन में दिया नहीं है, पूछा निग्राइबल क्या है, तो देना चाहिए एस और आर ऑप्शन में दिया नहीं है, तो एस क्यू क्या है, जबकि सही आंसर क्या है? सही आंसर ई करना पड़ेगा, एस आर होता है वो निग्राइबल होता है। जो ये निग्राइबल लिखा ना वो निग्राइबल है ही नहीं। एस क्यू, अब इन्होंने एस क्यू को निग्राइबल लिखा, एस क्यू को मान लिया, जबकि एस आर निग्राइबल है। मैंने भी थोड़ी देर पहले आपको समझाया भी था। हाँ, एस आर कर दो या आर एस कर दो, ये है निग्राइबल, तो समझाया भी था ना भाई। एस क्यू तो हमारे पास कौन सा था? अपशिष्ट चुंबकत्व का। कौन सा था? अपशिष्ट चुंबकत्व। अगला भाई, सेथिले फोर्स बीएच करो में 8 क्या दर्शाता है? व्हाट डज 8 रिप्रेजेंट इन हिस्टैरिसीस लूप? बताइए भाई, हिस्ट्री 8 थोड़ी है, बी है। बी क्या दर्शाता है? 8, बीएच में 8 कहां से आएगा? बी, बी क्या दर्शाएगा? तो इसमें बी क्या दर्शाएगा? बी दर्शाता है चुंबकीय फ्लक्स घनत्व है। चुंबकीय फ्लक्स होता है अधिकतम वाला, ये है फाई एम। रिलक्टेंस को है एस। मैग्नेटिक फोर्स होता है एफ एम होगा। बी क्या दर्शाएगा? तो आप कहेंगे भाई, अगला, एक मिनट, हरिंदर बोला, बीएच कर्व है, इनका आलेखन है। बताइए, बीएच कर्व इनका आलेखन है, किनका आलेखन है? वोल्टेज और धारा का, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व और एम्पीयर टर्न प्रति मीटर का, धारा और चुंबकीय फ्लक्स का, एमएमएफ और प्रतिष्ठम का। बताइए किसका आलेखन है? बीएच कर्व किनका आलेखन है? तो आप कहेंगे बीएच कर्व है चुंबकीय फ्लक्स घनत्व है और एम्पीयर टर्न प्रति मीटर का। किसका भाई? चुंबकीय फ्लक्स घनत्व बी और एम्पीयर टर्न प्रति मीटर है, क्योंकि बीएच कर्व तो बी और एच के बीच में ना भाई, तो ये रो बी और एच के बीच में। नीचे दिए अभिलक्षण संदर्भ बताइए कौन सा है भाई? तो बी और एच का बारे में बता रखा है। ये अल्टरनेट एफिशिएंसी है, स्विंग कर्व है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में लाइटिंग कर्व है, कौन सा है? बताइए ये कौन सा है? दिया हुआ वही है, लेकिन अब सवाल थोड़ा सा अलग तरीके का है। आप इसका आंसर बताइए। 34 तो, अरे तुम इसमें क्यों उलझते हो? मैंने समझा तो दिया ना। एक तो क्या है कि वो तुम्हारी खुद की फाल्ट बहुत बड़ी है। जब जो सवाल है मैंने लेकर आपको पूरा आराम से समझा दिया, आपको भी समझ में आ गई चीज, फिर आप इधर उधर बातें घुसेड़ेंगे, मैं कर दूंगा ब्लॉक आपको। कोई भी चीज में पर्सन में छोटी मोटी मिस्टेक होती है, मैं खुद समझाता हूं, मैंने समझा भी दिया पूरा। आपको सबको पल्ले भी पड़ गया, 25 बच्चे चल रहे हैं, सबको पल्ले पड़ गया, लेकिन एक बच्चा है ना 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 ना, मैं तो घोषी करूंगा। अरे जीवन में सुधर जाओ, नहीं तो वापस इधर ही तुम डोलते घूमोगे। पढ़ लो जितना कहा गया, आपका ज्ञान किसी को नहीं चाहिए। एक आदमी है जिसको आपका ज्ञान चाहिए, वो है विद्युत विभाग, और वो लेंगे आपका एग्जाम, उस दिन चाहिए, बाकी दिन मत ढोड़ो। 23 फरवरी को आपका ज्ञान की आवश्यकता है, उससे पहले आपका ज्ञान कोई नहीं मांग रहा है, इस बात को ध्यान रखो भाई। तो आंसर क्या होगा इसका? विद्युत चुंबक है, विद्युत चुंबक है, ये बाकी कोई कर्व है नहीं ना। ये कौन सा होगा? विद्युत चुंबक होगा। निम्नलिखित में से कौन सा सामूहिक चुंबकीय अन्योन्य क्रिया प्रदर्शित नहीं करता है और चुंबकीय रूप से व्यवस्थित नहीं होता है? बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा सामूहिक चुंबकीय अन्योन्य क्रिया प्रदर्शित नहीं करता है और चुंबकीय रूप से व्यवस्थित नहीं होता है? बताइए कौन सा है? हो गया भाई, सामूहिक अन्योन्य क्रिया प्रदर्शित नहीं करता, चुंबकीय रूप से व्यवस्थित नहीं होता है। लोहा चुंबकीय, अनुचुंबकीय, लोहा चुंबकीय,
फेरी चुंबकीय, लोहा चुंबकीय, ये तो चुंबकीय रूप से व्यवस्थित है। प्रति चुंबकीय और अनुचुंबकीय, ये है हमारे पास आंसर करेक्ट। प्रति चुंबकीय होता है, डायमैग्नेटिक होता है, ये चुंबकीय अन्य क्रिया प्रदर्शित नहीं करता है और चुंबकीय रूप से व्यवस्थित नहीं होता है। मेनली गुण होता है प्रति चुंबकीय में। फिर अनुचुंबकीय होता है जो लगभग उसके आसपास होता है। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम में प्रेरित ईएमएफ की दिशा किसके द्वारा ज्ञात की जाती है? दाएं हाथ के नियम में प्रेरित ईएमएफ की दिशा, फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम किसके लिए लागू होता है? तो आप कहेंगे सर जनरेटर के लिए। किसके लिए लागू होगा? जनरेटर के लिए। क्या ज्ञात करने के लिए? ईएमएफ की दिशा। ये काम होता नहीं होता है। और ये हमारे पास ईएमएफ कौन सा होगा? बीच की अंगुली है। पहली अंगुली जो होती है ये हमारे पास क्या बताएगी भाई? चुंबकीय क्षेत्र। अंगूठा क्या बताएगा? चालक की गति। चालक की गति। तीनों में परस्पर कोण कितना डिग्री होगा? तो आप कहेंगे परस्पर 90 डिग्री कोण होगा। परस्पर कितने डिग्री का कोण होगा? तो आप कहेंगे इनके बीच में परस्पर 90 डिग्री का कोण होगा। तो बताइए भाई परस्पर कितने डिग्री का कोण होगा? तो परस्पर 90 डिग्री का कोण होगा। परस्पर कितना डिग्री कोण होगा? परस्पर 90 डिग्री का कोण होगा। ठीक है, चलो ये तो हमारे पास सवाल थे। अब अगले सवाल लगे? अच्छा बाइलिंगुअल ना, ओके ओके। अभी मैं इसका जस्ट बाद में लगा दूं क्या? कैसे? और किधर गणित करना? कौन सी पहले? ये ना सवाल वही है, केवल बाइलिंगुअल हुए हैं। सवाल पहले लगे हुए थे, बस ये तो बाइलिंगुअल हो गया। पहले केवल केबल होता है, अब साथ के साथ बाइलिंगुअल भी आ गया आपके लिए। ठीक है, ओके। अब चलें सवाल करें। केबल में क्या होता है बताइए? केबल में क्या होता है? एक ठोस पदार्थ या विद्युत रोधी चालक है, एक केंद्रीय कोर, बहुत से लिप्टवे चालकों से बना कोर, कई मुक्त इलेक्ट्रॉन, एक ही प्रकार के दो या दो से अधिक चालकों का एकल और विद्युत रोधी चालक। एकल या लिप्टवे तार कौन सा होता है? ऑप्शन आपके सामने। केबल क्या होता है? एक ही प्रकार के एक या एक से अधिक एंटे तारों वाला या कोर वाला आवरण युक्त तार क्या कहलाएगा? केबल कहलाएगा। केबल के अंदर नीचे अंदर तो चलते चालक कोर, ऊपर होता है कुचालक। सिंगल फेज के लिए सिंगल कोर या डबल कोर केबल का प्रयोग किया जाता है, तथा थ्री फेज पावर व लाइटिंग लोड के लिए हम 3.5 कोर केबल का भी प्रयोग करते हैं। तो जो केबल है एक ही प्रकार होना चाहिए, दो या दो से अधिक चालकों का एकल या विद्युत रोधी चालक होता है, एकल या लिप्टवे तार है, वही हमारे पास क्या कहलाता है? केबल कहलाता है। तो आंसर कौन सा करेक्ट है? डी। अभी सब सवाल सिंपल सिंपल है, बेसिक साइंस के ऊपर आधार आंसर दिया जाएगा, बहुत ज्यादा बताने वाली कोई चीज है नहीं इसमें। केबल की इंसुलेशन की प्रतिरोधकता तापक्रम बढ़ने पर क्या होगा? देखो भाई हमारे पास चालक पदार्थ होता है, चालक पदार्थ उसका अलग कैसे है? चालक पदार्थ में तो क्या होता है, तापमान बढ़ोगे तो प्रतिरोध का मान हमारे पास बढ़ जाता है। ठीक है, लेकिन हमारे पास इंसुलेशन है और इंसुलेशन में ऐसा नहीं होता है। इंसुलेशन का जो गुण होता है ना, वो होता है हमारे पास इंसुलेशन में जो रेजिस्टेंस होता है, वो हमारे पास इंसुलेशन रेजिस्टेंस का सूत्र है ई। जो ई है हमारे पास, ये देखो तापमान के साथ जो अंतर करोगे तो ये इसके लिए ताप गुणा आएगा माइनस का टी माइनस टी जीरो। अब ये ना, ये आपको ये कहलाता है प्रतिरोध है ई की समानुपाती घात टी में है। इसका मतलब इसे कहते हैं चरघातांकी। माइनस का निशान आ रहा है तो इसका मतलब तापमान का मान जैसे ही बढ़ेगा प्रतिरोध का मान घटेगा। तो घटेगा तो सही, लेकिन ये हमारे पास रे क्या घटेगा? चरघातांकी। चरघातांकी एक्सपोनेंशियल है। एक्सपोनेंशियल क्यों है? क्योंकि ई की टर्म है, ई की टर्म में एक्सपोनेंशियल है। अच्छा एक्सपोनेंशियल का ग्राफ भी कैसा होता है? एक्सपोनेंशियल का ग्राफ हमारे पास होता है ऐसा। ये इसकी एक और कंडीशन है जो आपको पूछी जा सकती है, ध्यान से देखना। 10 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाया तो हमारे पास इंसुलेशन रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? तो इंसुलेशन प्रतिरोध कितना होगा? इंसुलेशन प्रतिरोध आधा होगा। 10 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने पर इंसुलेशन प्रतिरोध क्या होगा? आधा होगा। यह सवाल इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। ठीक है, 10 डिग्री सेल्सियस हो गया भाई, ओके। अगला देखो भाई, बहुतारी केबल का आमतौर पर कैसे इस्तेमाल होता है? मल्टी लेयर या मल्टी कोर होता है वैसे तो। बहुतारी की सही इंग्लिश होती है मल्टी कोर केबल। कई कॉमनली यूज करते हैं तो कैसे होती है? तो हमारे पास दो प्रकार की होती है। एक तो हमारे पास राउंड कंडक्टर होता है, जैसे एक तो सॉलिड है, एक अलग अलग एक चालक बना के। ये तो कौन सा भी राउंड है नहीं है? ये हमारे पास देखो राउंड कंडक्टर है नहीं? यहाँ फिर स्टैंडर्ड कोर बनाया तो छोटे छोटे राउंड का समूह लिया। और यहाँ फिर हमारे पास क्या होगा भाई? ये हो गया सेक्टर। ये जैसे अंडरग्राउंड केबल में तो ये सेक्टर वाले काम में लेते हैं, नहीं लेते? राउंड एंड सेक्टर। तो अंडाकार चालक लेते हैं, सेक्टर चालक लेते हैं, ए और बी दोनों। तो हम क्या लेते हैं भाई? तो आप कहते हैं हम लेते हैं ए और बी दोनों। ठीक है भाई, हाँ जी। अब ये मामला है हमारे पास। अब देखो इसमें इंपॉर्टेंट बात एक और, कि हमारे पास पूछा जाए किस प्रकार होता है आपके अंडाकार चालक और सेक्टर। अंडाकार चालक जो होते हैं ना, सामान्यतः 2 कोर और 3 कोर के लिए काम में लिए जाते हैं। 2 कोर और 3 कोर के लिए। ये हमारे पास 2 कोर के लिए नहीं होते हैं, ये 3 कोर और 4 कोर के लिए प्रयोग करना होता है। तो सेक्टर वाले थोड़े ज्यादा ठीक रहते हैं, 3 कोर और 4 कोर के लिए सेक्टर वाले काम में ज्यादा लेते हैं। ठीक है भाई, ध्यान रखेगी, कोई टेंशन नहीं है। एक मिनट सर, थ्योरी के सिलेबस के बारे में बताओ, कौन से टॉपिक आएंगे? लगातार कमेंट करा, ब्लॉक मारो, नहीं एक बार टाइम आउट कर दो। और आपकी बार देखो कि मैं ये 5-5 मिनट का टाइम ब्लॉक क्या होता है? 2 घंटे तो मैक्सिमम होता है डाला करो, टाइम आउट मैक्सिमम डाला करो। 5 मिनट का करें। अब वो बच्चा जो बार बार कमेंट करा, वो बच्चा अपनी बात सुनना ही नहीं चाहता, तो हम उसकी क्यों सुनने बैठे इधर? और अब और ज्यादा है तो उसको सीधा ब्लॉक। जिसको अभी तक ये नहीं पता है सिलेबस में क्या है क्या नहीं है, वो वैसे कंपटीशन है नहीं, क्यों बीच में बाकियों को डिस्टर्ब कर रहा है? और आपकी बात को लड़ने में तुझे ब्लॉक करूंगा, पहले भी मैंने तुझे बताया था। ठीक है ना, लगातार कोई कमेंट करे तो। ACSR का विस्तार क्या है? अब ये कीड़ा आ जाता है तो मैं क्या कहूँ उसको?
2500 बच्चे पढ़ रहे हैं, सब शांति से पढ़ रहे हैं, लेकिन एक कीड़ा बीच में उछल जाता है, वो गलत नहीं है क्या? 2499 डिस्टर्ब नहीं होते हैं उसके चक्कर में? मैं डिस्टर्ब नहीं होता हूँ? जिसको इनको कई बार बात कह दी भाई आप बार बार लगातार कमेंट नहीं करो, सिंपल बात समझा दी, समझ उनको आती नहीं है। हाँ भाई, ACSR क्या होता है? ACSR एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड, एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड, बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब है कि हमारे पास ये थोड़ा 3 मिनट बड़ा है, एल्यूमिनियम कंडक्टर तो ये है और स्टील रेनफोर्स्ड है अंदर वाला बीच वाला, है ना? तो बीच वाला भाग होता है वो स्टील का होता है चालक, और चारों ओर वाले होते हैं क्या? एल्यूमिनियम। स्टील किस लिए होती है? तो भाई आप कहेंगे स्टील होती है मजबूती के लिए। स्टील किस लिए होती है? स्टील होती है मजबूती के लिए, ठीक है। पूछे एल्यूमिनियम क्यों होती है? तो एल्यूमिनियम होती है चालकता के लिए। कई जगह में मजबूती की आवश्यकता है ही नहीं, तो हम सारे एल्यूमिनियम काम लेंगे, ऑल एल्यूमिनियम एलॉय कंडक्टर, एल्यूमिनियम की मिश्र धातु के कंडक्टर काम लेंगे, AAAC, तो ये हो जाएगा ऑल एल्यूमिनियम एलॉय कंडक्टर, ऑल एल्यूमिनियम एलॉय कंडक्टर। यानी इसमें हम स्टील काम लेते हैं केवल चालकता के लिए, वो काम लेते हैं उसे AAAC ऑल एल्यूमिनियम एलॉय कंडक्टर हम कहते हैं, ठीक बात है भाई। अगला ACSR वर्ग में रेबिट चालक का वर्ग एमएम में माप कितना है? देखो हमारे पास एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील में अलग अलग प्रकार का मामला होता है, रेबिट चालक भी होता है, डोग चालक भी होता है, पेंथर चालक भी होता है, तो ये सब के बारे में अलग अलग आपको माप है जो ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे हमारे पास सबसे छोटा चालक जो होता है उसे रेबिट चालक कहते हैं, रेबिट से बड़ा होता है उसे डोग चालक कहते हैं, डोग से बड़ा होता है उसे क्या कहते हैं? पेंथर चालक कहते हैं। जो रेबिट चालक होता है वो 50 mm² होता है, जो डोग चालक होता है वो 100 mm² होता है, जो पेंथर चालक होता है वो 150 mm² होता है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। हमें पूछा रेबिट का, तो आंसर क्या करूंगा मैं? 50 वाला आंसर क्या करूंगा? तो आंसर करूंगा मैं 50 वाला, ठीक है, क्लियर, ओके भाई। तो ये 50 वर्ग mm होता है भाई, 50 वर्ग mm, क्लियर मामला भाई, चलो जी ठीक है। डबल ए मतलब ट्रिपल एसी, ऑल एल्यूमिनियम एलॉय कंडक्टर, यही हुआ क्या भाई? ऑल एल्यूमिनियम एलॉय कंडक्टर, तो बताओ ऑल एल्यूमिनियम एलॉय कंडक्टर कौन सा? डी ऑप्शन। यानी कि इसमें क्या होता है कि हमारे पास सभी चालक एल्यूमिनियम मैग्नीशियम सिलिकॉन की मिश्र धातु होते हैं। एल्यूमिनियम एलॉय बोला, एल्यूमिनियम एलॉय का मतलब क्या हुआ कि हमारे पास एल्यूमिनियम का, मैग्नीशियम का और सिलिकॉन की मिश्र धातु का बना होता है। ये जो होता है ना ACSR से महंगे और कम चालकता लेकिन अधिक तनन सामर्थ्य वाले होते हैं। महंगे तो होते ही है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर मैग्नीशियम और सिलिकॉन डाला तो महंगा तो हो गया, लेकिन हमारे पास तनन सामर्थ्य भी इसकी क्या होती है? ज्यादा हो जाती है, ओके भाई, ठीक है। अगला, ऑटोमोबाइल में प्रयोग किए जाने वाले केबल आम तौर पर कैसे होते हैं? ऑटोमोबाइल में, ऑटोमोबाइल पेपर इंसुलेटर, वल्कनाइज्ड रबर इंसुलेटेड या उच्च दाब। देखो ऑटोमोबाइल में आजकल तो पीवीसी भी काम में लेने लगे, पीवीसी आपको ऑप्शन दिया नहीं, पॉलीविनाइल क्लोराइड ऑप्शन में आपको दिया नहीं, तो आप क्या काम लेंगे? वल्कनाइज्ड रबर। अच्छा सबसे पहले जब रबर बनाया गया था ना, रबर है जो बहुत प्रचलित हुआ था, साइकिलों में गाड़ियों में बहुत ज्यादा चला था, सब कुछ ठीक ही चल रहा था। इतने में क्या हुआ पता नहीं, कोई एक साल था 1800 कुछ में, बहुत गर्मी पड़ी थी उस साल, बहुत ज्यादा गर्मी, इतनी ज्यादा गर्मी पड़ी मतलब 5 डिग्री सेल्सियस अपने नियत ताप से ज्यादा हो गया, तो वो जो रबर था वो पिघलने लग गया। तो कहा यार ये तो पूरा क्या करे, काम खराब हुआ। फिर इसका उपचार करने के लिए वल्कनीकरण का प्रयोग लिया गया, वल्कनीकरण यानी वल्कनाइजेशन इंडियन रबर बनाया तब, वल्कनाइजेशन इंडियन रबर, तो ये वल्कनीकरण प्रयोग के द्वारा हुआ है जो ऑटोमोबाइल में प्रयोग किया जाता है। अच्छा देखो घरेलू वायरिंग में भी काम ले सकते हैं, लेकिन ज्यादातर हम कौन सा काम लेते हैं? पीवीसी, कौन सा लेते हैं? पीवीसी लेते हैं, ठीक है। वल्कनाइज्ड इंडियन रबर में क्या होता है कि सल्फर की मात्रा मिलाई जाती है 3 से 5%, इसमें सल्फर 3 से 5% है। जैसे ही सल्फर की मात्रा मिलोगे तो अब सल्फर है जो तांबे के साथ क्रिया करेगा, अब तांबा को तांबा नहीं रहना चाहिए, अब ये तांबा को हम क्या करेंगे भाई? टिंड कॉपर करेंगे, टिंड कॉपर करेंगे, यानी कि कॉपर के ऊपर टिन की हल्की लेयर चढ़ेगी, तभी ये सल्फर के साथ क्रिया करने से बचेगा, नहीं तो फिर कॉपर काम नहीं ले सकते, सल्फर के अंश ऐसे हैं, ये रासायनिक क्रिया करने के कारण कॉपर खराब हो जाएगा, इसलिए टिंड कॉपर काम में लिया जाता है। 3 से 5% सल्फर की मात्रा इसके अंदर होती है वल्कनाइज्ड इंडियन रबर में, ओके भाई। अगला, 250 वोल्ट ग्रेड के रबर में एक सिंगल ते वाले वायर को क्या कहा जाता है? 250 वोल्ट वाले ग्रेड में सिंगल ते वाले वायर को क्या कहा जाता है? वल्कनाइज्ड रबर है या इंसुलेशन रबर है? बताइए क्या कहा जाता है, जल्दी से बताओ। 200 वोल्ट या 250 वोल्ट ग्रेड के सिंगल लेयर रबर तार को क्या कहा जाता है? सब बच्चे कहते हैं पीवीसी वायर कहते हैं, नहीं वल्कनाइज्ड इंडियन रबर वायर कहते हैं। 250 वोल्ट ग्रेड के रबर के एक सिंगल ते वाले को, रबर के सिंगल ते वाले को वल्कनाइज्ड इंडियन रबर कहते हैं। बी मत करो, रबर वाला है, रबर वाला है, VIR है, वल्कनाइज्ड इंडियन रबर है, रबर वाला कोई पूछा आपको, ठीक है भाई। अगला, फायर हैजार्ड में वेल्डिंग अनुप्रयोग के लिए सामान्यतः किस प्रकार के केबल का अनुप्रयोग किया जाता है? मतलब कौन सी प्रकार के केबल काम में लिया जाता है फायर हैजार्ड में वेल्डिंग अनुप्रयोग के लिए? ये जो काम में लिया जाता है TRS, टफ रबर सीथेड, TRS कहता है टफ रबर सीथेड होता है, या इसे कहते हैं CTS, केव टायर सीथेड, टफ रबर सीथेड या केव रबर सीथेड होता है, ठीक है। तो केबल हो कहते हैं तो TRS या CTS, CTS होता है केव टायर सीथेड, TRS होता है टफ रबर सीथेड केबल होता है, इसका प्रयोग किया जाता है बेटन वायरिंग में और अग्निरोधी उपकरणों में इसका प्रयोग किया जाता है, अग्निरोधी होने के कारण इसको वेल्डिंग में भी काम में लिया जाता है। मशीन केबल के रूप में किस केबल का प्रयोग किया जाता है? बताइए, एक मशीनी केबल के रूप में बताइए कौन सी केबल का प्रयोग किया जाता है मशीनी केबल के रूप में? मशीनी केबल, विच केबल इज यूज्ड फॉर मशीनी केबल? तो ट्रोपोड्योर केबल ना भाई, ट्रोपोड्योर केबल तो काम में नहीं लेते हैं, ट्रोपोड्योर तो केबल हम कहाँ काम लेते हैं? तो आप कहेंगे पन्नू डूबियों में काम लेते हैं, वहाँ लेते हैं ट्रोपोड्योर केबल। पीवीसी केबल मशीन केबल नहीं है। कवच युक्त आर्मड, ये तो रोड क्रॉस करने वाली होती है, शीश से द्वारा परिलक्षित लेड सीथेड केबल होती है, बिल्कुल लेड सीथेड होती है, लेड सीथेड होती है, लेड सीथेड केबल होती है जिसका उपयोग रासायनिक प्रयोगशालाओं में, कारखानों में विद्युत वायरिंग में और मशीन केबल के रूप में करते हैं। कहाँ करते हैं? रासायनिक प्रयोगशाला में काम लेते हैं, कारखानों के विद्युत वायरिंग में काम ले लेते हैं और मशीन केबल के रूप में काम लेते हैं। ये केबल क्या करेगी? ये लेड के कारण है ना नमी, आग, यांत्रिक शक्ति से सुरक्षा और अन्य हानिकारक जो तरल होता है अम्ल और सार से सुरक्षा करेगी, इसलिए रासायनिक प्रयोगशाला में इसका प्रयोग लिया जाता है और मशीन केबल के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। क्योंकि भाई अम्ल और सार और नमी से सुरक्षा प्रदान कौन करेगा? भूमिगत केबल बिछाओगे तो भी आप लेड की सीथेड करोगे, क्योंकि नमी से नमी, भूमिगत में भी नमी, अम्ल व सार, इन सबसे सुरक्षा करने का काम किसका होगा? लेड का होगा, ठीक है।
अगला, औद्योगिक संस्थानों में यांत्रिक शक्ति के उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में वायरिंग के लिए किस प्रकार के केबल की अनुशंसा की जाती है? बताइए भाई, कौन से प्रकार के केबल की अनुशंसा की जाती है औद्योगिक संस्थानों में यांत्रिक शक्ति के उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में? जब यांत्रिक शक्ति की जोखिम ज्यादा होती है, ये उद्योगों में काम में लेना है, तो कौन से प्रकार के केबल को काम में लेना चाहिए? यांत्रिक शक्ति से सुरक्षा कौन देगी? यांत्रिक सामर्थ्य किसका मजबूत होगा? फटाफट करो भाई। सी बिल्कुल सही। आर्मर्ड केबल, आर्मर्ड केबल में इसमें लेयर किसकी होती है? तो आप कहेंगे स्टील की, इस्पात की लेयर होती है। ये हमारे पास इस्पात की लेयर को हम क्या करते हैं? अर्थिंग करते हैं। क्या काम करती है? तो आप कहेंगे ये काम करती है मजबूती प्रदान करना। इस केबल हेतु जीआई या स्टील के महीन तारों की जाली काम लेते हैं। इसका यांत्रिक सामर्थ्य क्या होता है? उच्च। रोड क्रॉसिंग में भी कौन सी केबल काम लेते हैं? आर्मर्ड केबल। और जो भूमिगत केबल में भी आर्मर्ड केबल काम लिया जाता है, जो भी हमारे पास उच्च वोल्टेज की होती है, उस क्षमता की होती है, पब्लिकली काम लिया जाता है। इनका उपयोग उच्च शक्ति संचरण, औद्योगिक संस्थानों, उच्च यांत्रिक शक्ति वाले क्षेत्रों में और भूमिगत लाइनों में किया जाता है। ठीक है, चलो जी, ये हो गया आर्मर्ड केबल। अगला, रिबन केबल की विशिष्ट विशेषता क्या है? रिबन केबल के बारे में पूछा है। बताइए भाई, रिबन केबल है, उसकी विशेषताओं के बारे में बताइए, क्या है रिबन केबल की विशेषता? समतल और समांतर कंडक्टर, फ्लैट एंड पैरेलल कंडक्टर, कोएक्सियल है ना, व्यावर्तित जोड़ी ट्विस्टेड पेयर है ना, वो अलग होता है, राउंड क्रॉस है, राउंड क्रॉस है कि फ्लैट और पैरेलल है। तो देखो कि रिबन केबल हमारे पास होती है किस प्रकार केबल? जो एक की समतल पर एक दूसरे के समांतर चलने वाले कई चालक होते हैं। ये केबल है जो चौड़ी और सपाट होती है। जैसे मान लो कई होते हैं ना भाई अपने पास, इस प्रकार के चालक होते हैं जो बहुत सारे चालक होते हैं, समांतर होते हैं, पतले पतले चालक होते हैं, जिसको इंटरनेट केबल में उनमें काम में लिया जाता है, तो वहां भी काम ले सकते हैं। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिकल में भी काम ले सकते हैं, लेकिन इसको संचार में थोड़ा ज्यादा काम ले लेते हैं। तो ये हमारे पास इस प्रकार सपाट चलने वाली केबल होती है, इसे हम कहते हैं रिबन केबल। ये रिबन तो तभी बनेगा ना, गोल होगा तो रिबन कैसे बनेगा? तुम बताओ भाई, गोल होगा रिबन कैसे बनेगा? रिबन होता कैसा है? रिबन केबल नाम इसलिए दिया क्योंकि आकार रिबन के प्रकार हो गया। रिबन क्या होगा? चपटा होगा। रिबन क्या होता है? चपटा ही होता है, गोल नहीं होता। रिबन होता है चपटा। तो ये हमारे पास रिबन, इसको इसलिए बोलते हैं, चपटा होता है, इसको रिबन बोलते हैं। बस, समतल और समांतर कंडक्टर, बेसिक साइंस ज्यादा लगाना है इसमें, साइंस ज्यादा है। ओवरहेड टेलीफोन लाइन, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, मैं आपको थोड़ा क्लियर करता हूं भाई। ओवरहेड टेलीफोन लाइन निम्नलिखित में से किसकी बनी होती है? ये आपके सामने सवाल है। देखो कि जो टेलीफोन लाइन का जो प्रबंधन होता है, उसमें ग्रिल्ड जो फिट प्रकार